Hello and welcome to Darshan IAS. Today in this session we are going to discuss existentialism. Existentialism को हिंदी में हम कहते हैं अस्तित्ववाद and this philosophy is very important in UPSC syllabus, यूपीपीएससी सिलेबस, स्टेट के कोई भी एग्जाम है, सिविल सर्विसेज के एग्जाम जिसमें आपका फिलॉसफी ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है, या फिर एमए फिलॉसफी, बीए फिलॉसफी, बीएड या फिर एमएड, कोई भी फिलॉसफी का आपका पेपर है उसमें एग्जिस्टेंशियलिज्म से कम एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। तो इसलिए एग्जिस्टेंशियलिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तीन हमारे पास एग्जिस्टेंशियलिस्ट हैं। द फर्स्ट वन इज सोरेन किरकेगार्ड, सेकंड वन जेन पॉल सार्त्र और थर्ड जो है हमारा मार्टिन हेडेगर। इन तीन फिलोसोफर्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की ये जो सेशन है इसमें सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एग्जिस्टेंशियलिज्म, कि अस्तित्ववाद अपने आप में क्या है। अस्तित्ववाद को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम कवर करने वाले हैं सोरेन किरकेगार्ड को। सोरेन किरकेगार्ड की जो फिलॉसफी है उसको हम पढ़ने वाले हैं, क्या कहता है ये एज एन एग्जिस्टेंशियलिस्ट। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सजेशन देता हूं कि ये जो मेरा चैनल है दर्शन आईएएस, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आगे वाले आने वाले जो वीडियोस होंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म से। एग्जिस्टेंशियलिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो एम्फेसाइज करती है एग्जिस्टेंस को, इसीलिए इसका नाम है एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंस को एम्फेसाइज करने का मतलब यह है कि सबसे पहले अभी हमने पढ़ा था रेशनलिज्म। सबसे यूपीएससी के सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो हमने स्टार्ट करते हैं ग्रीक फिलॉसफी से, प्लेटो और एरिस्टोटल से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में हम आते हैं मॉडर्न फिलॉसफी में, और मॉडर्न फिलॉसफी में हम बात करते हैं रेशनलिस्ट की, और रेशनलिस्ट में आते हैं सबसे पहले डेकार्ट्स, रेन डेकार्ट्स आते हैं, और रेन डेकार्ट्स ये कहता है कॉगिटो अर्गो सुम, यानी कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, यानी कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, ऐसा वो कहता है। लेकिन ये जो फिलॉसफी है एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये कहता है कि मैं हूं इसलिए मैं सोचता हूं। इसका मतलब ये है कि अगर हम डेकार्ट को पहले क्लियर कर लेते हैं, डेकार्ट कहता है मैं हूं इसलिए मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, यानी कि वो सोचने को एम्फेसाइज करता है, वो होने को एम्फेसाइज नहीं करता है। वो ये कहता है मैं सोचता हूं इसलिए मेरा एग्जिस्टेंस है, अगर मैं सोचना बंद कर दूंगा तो मेरा एग्जिस्टेंस जो है वो नहीं रहेगा। लेकिन जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है वो ये कहता है कि जब तक मैं होऊंगा नहीं तब तक मैं सोचूंगा कैसे, इसलिए मेरे सोचने के लिए मेरा होना जरूरी है। ये थोड़ा सा लॉजिकल लगता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है ये एम्फसाइज करता है ह्यूमन इंडिविजुअल को, उसकी इंडिविजुअलिटी को और इंडिविजुअल फ्रीडम को। ये कहता है कि इंडिविजुअल जो है, जो ह्यूमंस जो होते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं चूजिंग एजेंट, यानी कि वो चूज करते हैं, वो ये चूज करते हैं कि उनको क्या करना है, और जो कुछ भी वो चूज करते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद बेयर करते हैं। यानी कि जो कुछ भी उन्होंने अपने लाइफ में चूज किया है करने के लिए, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खुद लेते हैं। कि अगर वो ये कहते हैं कि जो कुछ भी उन्होंने चूज किया उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके जो परिणाम हैं, चाहे पॉजिटिव आए और चाहे वो नेगेटिव आए, वो किसी और के ऊपर नहीं डालते, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के ऊपर नहीं डालते, बल्कि वो खुद ये कहते हैं कि हाँ भाई इसके लिए मैं खुद ही रिस्पॉन्सिबल हूं। तो इस तरीके से जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है वो एम्फेसाइज करता है इंडिविजुअलिज्म को, और एम्फेसाइज करता है पर्सनल चॉइस को, पर्सनल इंटरेस्ट को, इंडिविजुअल फ्रीडम को एम्फेसाइज करता है। अब आगे बात करते हैं। Existentialism in the philosophical study that begins with the human subject, not merely the thinking subject, but the acting, feeling, living human individual। यानी कि जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है वो ऐसे ह्यूमन सब्जेक्ट की बात करता है जो सिर्फ सोचने वाली ऑब्जेक्ट नहीं है, कि सिर्फ सोचने वाला है क्योंकि वो सोचता है इसलिए वो है, ठीक है, ऐसा नहीं है, बल्कि वो व्यक्ति है, वो सब्जेक्ट है जो एक्ट भी करता है, जो फील भी करता है, जो जीवित भी है, और वो कौन है, वो अपने आप में ह्यूमन इंडिविजुअल है। इज इट क्लियर? ऐसा कौन बोलता है? ऐसा एग्जिस्टेंशियलिज्म बोलता है। जबकि जो रेन डेकार्ट्स की जो फिलॉसफी है रेशनलिज्म, वो ये कहती है कि जो
ह्यूमन इंडिविजुअल है वो कौन है? वो एक थिंकिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि वो सोचता है इसीलिए वो है। अब सोचने वाली बात ये है कि जो चीजें नहीं सोचती, एग्जिस्टेंस तो उनका भी है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव दिस स्टाइलस इन माई हैंड, ठीक है। अब हमारे मेरे हाथ में ये स्टाइलस है, क्या ये सोचता है? नहीं सोचता है ना, लेकिन फिर भी इसका एग्जिस्टेंस तो है। अकॉर्डिंग टू द आर्ग्यूमेंट ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म, कि एग्जिस्टेंस पहले होता है और जो एसेंस होता है वो बाद में होता है, यानी कि उसकी थिंकिंग बाद में है और उसका होना पहले है, ठीक है। यानी कि ये है तभी तो ये सोच पाएगा। पहली बात तो इसके पास माइंड नहीं है सोचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मान भी लेते हैं कि इसके पास माइंड है, तो पहले इसका होना जरूरी है, इसके माइंड का होना जरूरी है। जब तक माइंड ही नहीं होगा तब तक सोचा कहां से जाएगा? जब तक थिंकिंग ऑब्जेक्ट नहीं होगा, सॉरी थिंकिंग सब्जेक्ट नहीं होगा, तब तक थिंकिंग का जो प्रोसेस है, थिंकिंग का जो एक्ट है, वो कहां से होगा? ठीक है। यानी कि सोचा तभी जाता है जब सोचने वाला होता है। जब तक सोचने वाले का ही कोई एग्जिस्टेंस नहीं है और जिससे सोचा जाता है वो है माइंड, जब तक माइंड का ही कोई एग्जिस्टेंस नहीं है तब तक सोचने का जो एक्ट है वो कहां से होगा? इज इट क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। Existentialism is a 20th century philosophy concerned with human existence। ये human existence के बारे में बात करता है। Finding self, जो कि self को find करने की कोशिश करता है, and meaning of life through free will, यानी कि आपकी खुद की free will, चॉइस और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पे आप अपने आप को पहचानने की कोशिश करते हैं, ना कि वैसे जैसे सोसाइटी आपको बताती है कि आप ऐसे हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, इन सिंपलर टर्म्स, अगर सिंपल टर्म्स में समझते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म को, एग्जिस्टेंशियलिज्म इज अ फिलॉसफी कंसर्न विद फाइंडिंग सेल्फ एंड द मीनिंग ऑफ लाइफ थ्रू फ्री विल, चॉइस एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है वो ऐसी फिलॉसफी है जो अपने आप को सर्च करने के लिए क्या करती है? प्रयास करती है अपनी लाइफ का मीनिंग सर्च करने के लिए अपनी फ्री विल, चॉइस और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की हेल्प से अपनी जीवन का अर्थ समझने का प्रयास करती है, ठीक है। दिस बिलीफ इज दैट पीपल आर सर्चिंग टू फाइंड आउट हु दे एंड व्हाट दे आर थ्रू आउट लाइफ एज दे मेक चॉइसेस एंड बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंसेस, बिलीव्स एंड आउटलुक। यानी कि जो कुछ भी वो एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में, जो कुछ भी वो देखते हैं, परसीव करते हैं, उनको जो परसेप्शंस मिलते हैं, उन सभी के बेस पे वो अपने आप को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं अपनी चॉइस और अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कि मैं क्या हूं, कौन हूं और कहां से आया हूं, ठीक है। एंड पर्सनल चॉइसेस बिकम यूनिक, एंड पर्सनल चॉइसेस बिकम यूनिक विदाउट द नेसेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रूथ। यानी कि आपकी जो पर्सनल चॉइस है वो अपने आप में यूनिक होती है, जिसमें किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रुथ नहीं होता। ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रुथ का मतलब ये है जो दुनिया आपको बताती है। दुनिया तो आपको ये बताती है कि पीछे जो बैकग्राउंड है इस स्क्रीन का वो व्हाइट है, ऐसा आपको सिखाया गया है, लेकिन आपकी पर्सनल चॉइस है, आप इसको व्हाइट मानते हैं या फिर कुछ और मानते हैं, ये आपकी मर्जी है। अगर आप बोलते हैं ये क्रीम है तो वो क्रीम कलर है आपके लिए, क्योंकि आपका सच वही है जैसा आप उसको समझते हैं। क्योंकि जो सच होता है, जो ट्रुथ होता है, वो ऑब्जेक्टिव नहीं होता, वो सब्जेक्टिव ट्रुथ होता है, ऐसा एग्जिस्टेंशियलिस्ट मानते हैं, ठीक है। एन एग्जिस्टेंशियलिस्ट बिलीव्स दैट अ पर्सन शुड बी फोर्स्ड टू चूज एंड बी रिस्पॉन्सिबल विदाउट द हेल्प ऑफ लॉज, एथनिक रूल्स और ट्रेडिशंस। एग्जिस्टेंशियलिज्म मानता है कि एक जो व्यक्ति है वो फोर्स्ड होता है, किसके लिए? चूज करने के लिए। चॉइस तो उसको करनी ही पड़ेगी, उसको चूज तो करना ही पड़ेगा कि उसको अपनी लाइफ में क्या करना है और क्या नहीं करना है। और जो कुछ भी वो चूज करता है उसके बेस पे उसकी लाइफ में जो कुछ भी होता है वो उसकी लाइफ के लिए जो कुछ भी रिजल्ट्स होते हैं, अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, जैसे भी होते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी खुद की अपनी होती है। वो किसी और के ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल सकता, ठीक है। आगे बात करते हैं। एग्जिस्टेंशियलिज्म एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन एज इंडिविजुअल एंड हिज फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है वो एम्फसाइज करता है किसको? इंपॉर्टेंस ऑफ मैन को, ठीक है, एज इंडिविजुअल एंड हिज फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि इंसान जो है वो अपने आप में फ्री है, अपने आप में वो चॉइसेस कर सकता है और जो भी उसने चॉइस की है अपनी फ्रीडम के बेस पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद अपने आप में लेगा। इट इमर्जेस एज अ रिएक्शन अगेंस्ट बोथ नेचुरलिज्म एंड आइडियलिज्म, ठीक है। अब ये जो फिलॉसफी है ये नेचुरलिज्म और आइडियलिज्म के अगेंस्ट में जाती है। कैसे? जो नेचुरलिज्म है वो ये कहता है होल्ड्स दैट मटेरियल फिनोमेना आर गवर्न्ड बाय मटेरियल लॉज एंड मैटर, लाइफ एंड माइंड दो दे आर डिफरेंट फ्रॉम
वन अनदर एंड आर नथिंग बट डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मटेरियल फिनोमेना। यानी कि जो जो नेचुरलिज्म है वो ये कहता है कि जो कुछ भी है, चाहे मैटर है, लाइफ है, माइंड है, ये सारी चीजों को कौन गवर्न करता है? इन सारी चीजों को जो गवर्न करता है वो मटेरियल लॉज गवर्न करते हैं। और इनको कौन चलाता है? इनको डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मटेरियल फिनोमेना चलाता है। ठीक है, आगे ये कहता है द एक्शंस ऑफ मैन आर डिटरमाइंड बाय मोटिव्स एंड इंपल्सेस व्हिच आर अल्टीमेटली द फंक्शंस ऑफ मैटर। यानी कि इंसान जो कुछ भी करता है वो किसके फंक्शंस हैं? वो मैटर के फंक्शंस हैं, इंसान के अपने फंक्शंस नहीं है। इंसान अपनी मर्जी से नहीं करता है, मैटर की मर्जी से जो सब कुछ होता है। ठीक है, हेंस मैन सेंस ऑफ फ्रीडम इज इल्यूजरी। इस तरीके से मैन का जो सेंस ऑफ फ्रीडम है वो क्या है? वो भ्रम है, इल्यूजरी है। यानी कि जो मैन है वो फ्री है ही नहीं। क्लियर? तो इस तरीके से जो नेचुरलिज्म है वो किसके अगेंस्ट जाता है? वो एग्जिस्टेंशियलिज्म के अगेंस्ट जाता है, क्योंकि एग्जिस्टेंशियलिज्म है वो किसको एम्फसाइज करता है? वो इंडिविजुअलिज्म को करता है। और जबकि जो नेचुरलिज्म है वो ये कहता है कि इंडिविजुअल जो फ्रीडम है वो तो इल्यूजरी है, इंडिविजुअल तो अपने आप में कुछ कर ही नहीं सकता, जो कुछ भी होता है वो कौन करता है? वो मैटर करता है। क्लियर? नेक्स्ट अब देखते हैं कि आइडियलिज्म क्या कहता है इस बारे में। आइडियलिज्म, अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, माइंड, स्पिरिट और कॉन्शियसनेस इज द अल्टीमेट रियलिटी। अब आइडियलिज्म ये कहता है कि जो माइंड है, स्पिरिट है और जो कॉन्शियसनेस है यही अपने आप में अल्टीमेट रियलिटी है। द एब्सोल्यूट इज द अल्टीमेट ह्यूमन फ्रीडम इज ओनली एन इल्यूजन। यानी कि जो कॉन्शियसनेस है वो अपने आप में अल्टीमेट रियलिटी, वही अपने आप में एब्सोल्यूट है, संपूर्ण सत्य है। ठीक है, जो ह्यूमन फ्रीडम है वो क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन है। ह्यूमन फ्रीडम जैसी कोई चीज नहीं होती। दस बोथ नेचुरलिज्म एंड आइडियलिज्म डिनाई ह्यूमन फ्रीडम। इस तरीके से दोनों, जो नेचुरलिज्म है और जो आइडियलिज्म है, वो क्या करते हैं? वो ह्यूमन फ्रीडम को डिनाई करते हैं। प्लेटो सेज एसेंस फॉर्म आइडिया। अब जो प्लेटो है वो ये कहता है कि जो एसेंस है वो क्या करता है? वो आइडिया को फॉर्म करता है, और आइडिया जो है वो क्या है? वो रियल है। द वर्ल्ड ऑफ फिनोमेना इज मेयर अ शैडो। Further, an individual is unreal and idea is universal. अब यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक होता है काऊ और एक होता है काउनेस। अब बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं आइडियलिज्म की, यानी कि प्लेटो के आइडियलिज्म की, प्लेटो के आइडियाज की। अब जो काऊ है ये क्या है? ये जो काऊ है वो अपने आप में क्या है? जो काऊ है वो अपने आप में क्या है? वो एक्सीडेंटल है। ACCIDENTAL, एक्सीडेंटल। ये एक्सीडेंटल का मतलब क्या है? एक्सीडेंटल का मतलब ये है कि जो काऊ है वो क्या है? वो स्पेसिफिक है। वो कैसी है? वो स्पेसिफिक है। ठीक है, लेकिन जो काउनेस है वो क्या है? वो एसेंशियल है। जो काउनेस है वो एसेंशियल है, यानी कि ये क्या है? ये एक जनरल टर्म है। ठीक है, अब जो काउनेस है वो क्या है? एसेंशियल है, जनरल टर्म है, इसीलिए क्या है? ये एक आइडिया है। ये एक आइडिया है, और इस आइडिया का जो रिफ्लेक्शन है वो कौन है? वो काऊ है, जो कि अपने आप में क्या है? वो अपने आप में आइडिया का क्या है? शैडो है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहता है कौन? प्लेटो। ऐसा प्लेटो कहता है अपनी एलेगरी ऑफ केव में भी और डिवाइडेड लाइन में भी। वो ये कहता है कि जो अल्टीमेट रियलिटी है वो क्या है? वो आइडिया है, लेकिन जो शैडो है वो क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन है, वो भ्रम है। तो इसीलिए वो ये कहता है कि जो इंडिविजुअल है वो क्या है? वो अनरियल है, क्योंकि वो कौन है? वो स्पेसिफिक है। वो स्पेसिफिक है। जो काऊ है वो इंडिविजुअल है, लेकिन जो आइडिया है वो क्या है? वो यूनिवर्सल है। और जो काउनेस है वो अपने आप में आइडिया है, और वही यूनिवर्सल है, वही अल्टीमेट रियलिटी है। क्लियर? एग्जिस्टेंशियलिज्म होल्ड्स दैट एग्जिस्टेंस इन टाइम एंड स्पेस इज रियल। अब एग्जिस्टेंशियलिज्म ये कहता है कि जो एग्जिस्टेंस है टाइम और स्पेस में वो क्या है? अपने आप में रियल है। अगर मैं ये कहता हूं कि मैं हूं, इसका मतलब ये है कि मैं किसी स्पेसिफिक टाइम और किसी स्पेसिफिक स्पेस में हूं। अगर मैं ये कहता हूं मैं हूं, तो मैं ये भी बताऊंगा कि मैं कब और कहां हूं। मैं ये बताता हूं कि प्रेजेंट टाइम पे मैं बरेली में हूं, बरेली शहर में हूं। इसका मतलब ये है कि मैं दो चीजों की बात कर रहा हूं, एक तो मैं टाइम की और दूसरे स्पेस की। टाइम क्या है? प्रेजेंट, और स्पेस क्या है? बरेली। तो दोनों की मैं बात कर रहा हूं। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म ये कहता है जो टाइम और स्पेस में होता है वो रियल होता है। इसका मतलब मैं रियल हूं,
ठीक है ना। एंड एसेंस इज अनरियल फॉर द इंडिविजुअल इज रियल, द यूनिवर्सल इज अनरियल। यानी कि जो एसेंस है वो क्या है, वो अनरियल है, वो रियल नहीं है। फर्दर एन इंडिविजुअल इज रियल, यानी कि जो इंडिविजुअल है वो कौन है, वो अपने आप में रियल है, यानी कि मेरा जो एग्जिस्टेंस है वो रियल है। अब आप मुझे अगर सौरभ बोलते हो तो वो रियलिटी नहीं है, ठीक है। वो सौरभ जो है वो इसलिए रियलिटी नहीं है क्योंकि मैं सौरभ भी हो सकता हूं, शुभम भी हो सकता हूं, कोई और भी मेरा नाम हो सकता है, लेकिन मैं इंडिविजुअल हूं, मैं इंसान हूं और मैं हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा एग्जिस्टेंस है, सबसे पहले तो ये रियलिटी है। उसके बाद में मेरा नाम क्या है ये बात की बात है, क्योंकि वो रियलिटी है ही नहीं, ठीक है ना। एन इंडिविजुअल इज रियल, अ यूनिवर्सल इज अनरियल। इज इट क्लियर? ऐसा कौन बोलता है? ऐसा एग्जिस्टेंशियलिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करने वाले हैं, हमारा जो सबसे पहला एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर है वो कौन है? वो है सोरेन किरकेगार्ड। सोरेन किरकेगार्ड की फिलोसफी को अब हम पढ़ने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। अब जो सोरेन किरकेगार्ड है, आज के इस लेक्चर में हम सोरेन किरकेगार्ड की ही फिलोसफी को पढ़ेंगे। उसके बाद में हम जो नेक्स्ट वीडियोस होंगे उनमें हम दूसरे जो फिलोसोफर्स हैं, जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सोरेन किरकेगार्ड कौन है? एक डेनिश फिलोसोफर है, एक रिलीजियस थिंकर है, ठीक है। और किरकेगार्ड वाज 19th सेंचुरी डेनिश फिलोसोफर हु हैज बीन लेबल्ड बाय मैनी एज अ फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। बहुत सारे लोग इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले एग्जिस्टेंशियलिज्म को क्या किया? सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन दिया, एग्जिस्टेंशियलिज्म के बारे में बताया, और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अगर किसी का रहा है तो वो सोरेन किरकेगार्ड का रहा है। किसमें? आपके एग्जिस्टेंशियलिज्म में, ठीक है। ये कहता है एसेंस प्रीसीड्स एसेंस थिंकिंग, अ क्रिटिसिज्म ऑफ डेकार्ड्स, ठीक है। यानी कि जो एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, यानी कि जो एग्जिस्टेंस है वो पहले आता है और जो एसेंस है वो बाद में आता है। एसेंस का मतलब होता है थिंकिंग, थिंकिंग बाद में आती है, आपका एग्जिस्टेंस पहले आता है। आप पहले आते हो, आपकी थिंकिंग बाद में आती है। क्लियर? किरकेगार्ड रिफ्यूट्स कॉगिटो अर्गो सुम, यानी कि जो कॉगिटो अर्गो सुम किसका है? ये है डेकार्ड का, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी। आई थिंक देयरफॉर आई एम, जिसका मतलब है आई थिंक देयरफॉर आई एम, यानी कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, ऑफ डेकार्ड्स। ही सेज दैट आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट इज मेयर अ टोटोलॉजी। वो ये कहता है कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, ये क्या है? ये सिर्फ एक टोटोलॉजी है, यानी कि सिर्फ एक नॉनसेंस है। टोटोलॉजी का मतलब ये होता है जिसमें कोई सेंस नहीं होता। बिकॉज आई थिंक इंटेल्स एग्जिस्टेंस इन द आई इटसेल्फ। वो ये कहता है कि जो आई थिंक है ना, उसमें जो आई है वो अपने आप में क्या रखता है? एग्जिस्टेंस रखता है। बिना आई के कोई थिंक नहीं कर सकता। थिंकिंग करने वाला जो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, वो कौन है? वो आई है। अकॉर्डिंग टू किरकेगार्ड, डेकार्ड्स कमिटेड फिलोसॉफिकल मिस्टेक टू नो आई और द सेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट। यानी कि जो किरकेगार्ड है वो ये कहता है कि डेकार्ड जो है वो एक गलती करते हैं। वो क्या करते हैं? वो आई को नहीं पहचान पाते, यानी कि वो सेल्फ को नहीं पहचान पाते, और वो सेल्फ को क्या समझते हैं? एक ऑब्जेक्ट समझते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट नहीं है, वो नोइंग सब्जेक्ट है। वेयर एज द सेल्फ इज प्योर कॉन्शियसनेस, जबकि जो सेल्फ है वो क्या है? वही अपने आप में प्योर कॉन्शियसनेस है। अ नोअर कैन नॉट बी नोन, यानी कि जो नोअर है वो कभी नोन नहीं बन सकता। जो नोअर है वो कभी भी नोन नहीं बन सकता। एंड द नोअर इज ऑलवेज प्रायर टू द नोन, यानी कि जो नोन है वो नोन से पहले आता है। मैं क्या जानता हूं उससे पहले मैं आऊंगा, यानी कि पहले जानने वाला चाहिए, उसके बाद में किस चीज को जाना जाएगा वो आएगा, ठीक है। द सेल्फ इज नॉट इंपॉर्टेंट, इज नॉट ओपन फॉर डाउट, यानी कि सेल्फ को आप डाउट के बेस पे ओपन नहीं, यानी कि आप सेल्फ को डाउट के बेस पे क्या नहीं कर सकते? चेक नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर ऑल डाउटिंग ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सेल्फ, सो सेल्फ, क्योंकि जितने भी डाउट्स होते हैं वो सारे कहां से ओरिजिनेट होते हैं? सेल्फ से ही ओरिजिनेट होते हैं। तो इसलिए मैं अपने सेल्फ के ऊपर डाउट नहीं कर सकता, ठीक है। अगर मैं ये कहता हूं मुझे शक है कि आप झूठ बोल रहे हो, तो शक किसको है? मुझे, यानी कि मेरे सेल्फ को शक है, ठीक है। अगर मैं ये शक कर लूं कि मेरे सेल्फ को ही पता नहीं मेरा सेल्फ है भी या नहीं है, तो इस पे मैं डाउट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा सेल्फ है तभी तो मैं शक कर पा रहा हूं। जो डाउट करने वाला है, जो शक करने वाला है, वो सेल्फ अपने आप में है, ठीक है। तो सेल्फ को मैं बिल्कुल भी डाउट के कटघरे में खड़ा नहीं कर सकता। He says I am therefore I think, अब वो ये कहता है कि क्योंकि मैं हूं इसलिए मैं सोचता हूं। क्लियर? नाउ he talks about 3 stages of life। कौन? सोरेन किरकेगार्ड। सोरेन किरकेगार्ड जो है वो लाइफ की 3 स्टेजेस के बारे में बात करता है। वो 3 स्टेजेस क्या है उनको हम देखते हैं।
Kierkegaard proposed that the individual passes through 3 stages on the way to becoming true self. यानी कि अपने आप को ट्रू सेल्फ बनाने के लिए इंसान 3 स्टेजेस से गुजरता है. पहली जो है द एस्थेटिक स्टेज, देन द एथिकल और मॉरल स्टेज, देन द रिलीजियस वन, थर्ड स्टेज. ठीक है. ईच ऑफ दीज स्टेजेस ऑन life's way represents competing views on life and as much potentiality conflicts one another. यानी कि तीनों ही स्टेजेस जो हैं वो एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट करती हैं लाइफ के अदर स्टेप्स पे. ठीक है. पहली एस्थेटिक, दूसरी मॉरल या फिर एथिक, और तीसरी जो है वो रिलीजियस. एस्थेटिक स्टेज क्या कहती है? एस्थेटिक स्टेज जो है, द एस्थेटिक इज द realm ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंस एंड प्लेजर्स. यानी कि पहली जो स्टेज है आपकी वो किसकी है? सेंसरी एक्सपीरियंस और प्लेजर की आपकी स्टेज है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सेंस प्लेजर से मतलब होता है. आपको बस मजा आना चाहिए. ठीक है. जब बच्चा छोटा होता है उसको किससे मतलब होता है? उसको सिर्फ अपने मतलब से मतलब होता है. उसको जो चीजें चाहिए वो चाहिए. खिलौने चाहिए खेलने के लिए, खाने पीने की चीजें चाहिए, बस. उसको दुनियादारी से मतलब नहीं है. The aesthetic life is defined by pleasure, and to live the aesthetic life to the fullest, one must seek to maximize those pleasures. और बच्चा क्या करता है? अपने मजे को बढ़ाने में जो कुछ भी उसको करना होता है वो सब कुछ करता है बिना कुछ सोचे सही या फिर गलत. The importance of the aesthetic is acknowledged. यानी कि द इंपॉर्टेंस ऑफ एस्थेटिक्स जो है उसको एक्नॉलेज किया गया है, बट इट इज ऑल्सो प्रेजेंटेड एज एन इमेच्योर स्टेज. अब इसको जो है इमेच्योर स्टेज भी कहा गया है क्योंकि यहाँ पे मेच्योरिटी का अभाव होता है. हमें सिर्फ अपने मतलब अपने प्लेजर से मतलब होता है, हमें मजे से मतलब होता है, हमें मजा आना चाहिए, बाकी दुनियादारी से हमें कोई मतलब नहीं है. इट इज ओनली कंसर्न विद हिज हर पर्सनल एंजॉयमेंट. ये सिर्फ अपने पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए होता है ये वाली स्टेज. इसमें हमें दुनियादारी की कोई मतलब नहीं होता, इसीलिए इसको हम इमेच्योर स्टेज कहते हैं. मैच्योर स्टेज वो होती है जहां पे हम दूसरों के बारे में भी सोचते हैं कि हमारे एक्शंस का दूसरों के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है. ठीक है. अब बात करते हैं हम सेकेंड आपका मॉरल स्टेज. दिस इज 2 एंड दिस इज थर्ड, रिलीजियस स्टेज. मॉरल स्टेज में क्या कहता है? मॉरल या फिर एथिकल. मॉरल्स आर द सोशल रूल्स दैट गवर्न हाउ अ पर्सन ऑट टू एक्ट. यानी कि मॉरल्स जो होते हैं वो इंसान को सिखाते हैं कि किस तरीके से आपको क्या करना चाहिए. द एथिकल पर्सन कंसिडर्स द इफेक्ट्स हिज और हर एक्शंस विल हैव ऑन अदर्स एंड गिव्स more way to promoting social welfare than to achieving personal gain. यानी कि इसमें क्या होता है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसमें अपना पर्सनल गेन को साइड में रख के हम सोसाइटी के बारे में सोचते हैं कि इसमें सोसाइटी का किस तरीके से लाभ हो सकता है जो भी हम करने जा रहे हैं. ठीक है. He doesn't simply enjoy things because of novel but makes ethical choices. सिर्फ अपने लिए वो चॉइसेस नहीं करता बल्कि एथिकल चॉइसेस करता है. यानी कि वो ये सोचता है कि क्या सही है और क्या गलत है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी. बिकॉज दे इवोक अ हायर सेट ऑफ प्रिंसिपल्स. क्योंकि उसी में उसके सिद्धांत झलकते हैं और अपने सिद्धांतों के साथ में वो खिलवाड़ नहीं करता है. नेक्स्ट है आपका थर्ड, रिलीजियस स्टेज. रिलीजियस स्टेज में क्या कहता है? He considers the religious life to be the highest plane of existence and the only way to make life worthwhile is to embrace faith in God, and that faith necessarily involves embracing the absurd. ठीक है. अब वो ये कहता है कि जो रिलीजियस लाइफ है वही अपने आप में हाईएस्ट प्लेन है. किसका? एग्जिस्टेंस का. क्योंकि यही एक तरीका है जो आपकी लाइफ को वर्थवाइल बनाता है. ठीक है. और इसमें आप क्या करते हैं? ईश्वर के ऊपर आप अपना फेथ जमाते हैं, यानी कि आप अपना विश्वास जमाते हैं. ठीक है. आगे बात करते हैं. We believe in things that we can prove. हम उन चीजों में विश्वास करते हैं जिनको हम प्रूव कर सकते हैं. ठीक है ना. हम उन्हीं में तो विश्वास करते हैं जिनको हम प्रूव कर सकते हैं. But we can only have faith in things that are beyond our understanding. लेकिन हम सिर्फ उन्हीं चीजों के ऊपर फेथ कर सकते हैं जो हमारी अंडरस्टैंडिंग से बियॉन्ड होती हैं, क्योंकि उन पे हम रीजन से तो समझ नहीं सकते. जैसे कि गॉड है. अब गॉड को आप रीजन से तो समझ नहीं सकते, तो इसके लिए क्या चाहिए आपको? इसके लिए चाहिए आपको फेथ, यानी कि विश्वास. गॉड को आप सिर्फ फेथ से समझ सकते हैं. दैट्स व्हाई पीपल हैव फेथ इन गॉड. इसीलिए लोगों को गॉड में विश्वास होता है, फेथ होता है. कंक्लूजन. इन द एस्थेटिकल लाइफ वन इज रूल्ड बाय पैशन. एस्थेटिकल लाइफ जो होती है वो पैशन से रूल होती है. इन द मॉरल लाइफ वन इज रूल्ड बाय सोशल रेगुलेशंस. और जो आपकी सेकेंड लाइफ है मॉरल लाइफ, उसमें सोसाइटल रेगुलेशंस होते हैं. जो सोसाइटी कहती है रूल्स रेगुलेशंस, उसके बेस पे काम करता है इंसान. इन द रिलीजियस लाइफ वन इज रूल्ड बाय टोटल फेथ इन गॉड. और रिलीजियस लाइफ जो है वो ईश्वर के ऊपर विश्वास से
रूल होती है। वन कैन नेवर बी ट्रूली फ्री, लेकिन तीनों ही स्टेजेस में वो अपने आप में कभी भी फ्री नहीं हो पाता, वो अपने आप से कभी भी अपनी लाइफ को रूल नहीं कर पाता। एंड दिस कॉजेस बोर्डम, एंजाइटी एंड डिस्पेयर, और इसी वजह से इंसान बोर हो जाता है, उसको चिंता घेर लेती है और भग्नाशा उसको उसके ऊपर व्याप्त हो जाती है। ठीक है, डिस्पेयर यानी कि भग्नाशा, यानी कि लॉस ऑफ होप, उसको होप नहीं रहती। ठीक है, तो इन्हीं चीजों से बचने के लिए जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि अपने आप में विश्वास करो, अपनी खुद की चॉइसेस बनाओ और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने आप से लो। नेक्स्ट, अब एग्जिस्टेंशियलिस्ट क्या कहते हैं, सोरेन किरकेगार्ड क्या कहता है, ट्रुथ इज सब्जेक्टिविटी। ट्रुथ इज सब्जेक्टिविटी यानी कि जो ट्रुथ होता है वो ऑब्जेक्टिव नहीं होता, जो ट्रुथ होता है वो सब्जेक्टिव होता है। अब सब्जेक्टिविटी क्या होती है, इसको एक बार हम देखते हैं। What is subjectivity? In every rough term, subjectivity refers to what is personal to the individual, what is the truth based of a person's perspective, feelings और opinions। यानी कि आपके खुद के पर्सपेक्टिव, आपकी फीलिंग्स, आपकी एक्सपीरियंस, आपकी ओपिनियंस के बेस पे आपकी जो कुछ भी नॉलेज होती है वो आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज होती है। किसी भी चीज पे अगर आपका कोई इफेक्ट होता है तो वो आपका सब्जेक्टिव इफेक्ट है, यानी कि आपका पर्सनल इफेक्ट है। एवरीथिंग वी नो इज बेस्ड ऑफ आवर इनपुट, आवर सेंसेस, आवर परसेप्शन, यानी कि जो कुछ भी हम जानते हैं किसकी वजह से जानते हैं, अपने सेंसेस की वजह से, अपने परसेप्शन के बेस पे। अगर हमारी आंखें ही खराब हो जाएंगी, अगर हमें एपिलेप्सी हो जाए मान लो, तो क्या होगा, हमें कलर का आइडिया नहीं लग पाएगा, लाल पीला दिखेगा, पीला नीला दिखेगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब यह है कि अगर लाल हमें पीला दिख रहा है तो हमारे लिए वो पीला ही है। इसका मतलब यह है कि जो कुछ भी नॉलेज हमें मिल रही है हमारे लिए वो वही नॉलेज है, अपने आप में नॉलेज कुछ भी नहीं होती। मैंने हाथ में जो बांधी है ये घड़ी है, ऐसा मैंने इसको नाम दिया है। मैंने का मतलब यह है कि हम लोगों ने मिलकर इसको नाम दिया है। ये घड़ी अपने आप में नहीं बोलती कि मैं घड़ी हूं। इज इट क्लियर? यानी कि कोई भी जो ट्रुथ है वो अपने आप में ऑब्जेक्टिव नहीं होता, वो अपने आप में सब्जेक्टिव होता है। इसको अगर मैं कोई और नाम दे दूंगा तो मेरे लिए ये वही कहलाएगी, दुनिया के लिए घड़ी होगी, लेकिन अगर मैं इसको नाम दे देता हूं प्रगति तो इसका नाम है प्रगति। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, एवरीथिंग वी नो इज सब्जेक्टिव, ऑल ट्रूथ्स आर सब्जेक्टिव, यानी कि जो कुछ भी हम जानते हैं वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव है, कुछ भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। Kierkegaard says all those truths which constitute the foundation of man's life are subjective truths and not the objective truths। यानी कि जो कुछ भी सच हमारी लाइफ को फॉर्म करते हैं, लाइफ की फाउंडेशन को फॉर्म करते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो सब्जेक्टिव ट्रुथ होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं होता। Kierkegaard accepts objective truth or science but says that the truth that matters is subjective। ठीक है, यानी कि जो Kierkegaard है वो ये कहता है ऑब्जेक्टिव ट्रुथ साइंस का तो वो एक्सेप्ट करता है, लेकिन द ट्रुथ दैट मैटर्स इज सब्जेक्टिव, यानी कि जो कुछ भी ट्रुथ है जो मैटर करता है वो अपने आप में सब्जेक्टिव ट्रुथ ही है, वो अपने आप में ऑब्जेक्टिव नहीं है। नथिंग इज ट्रू फॉर मी अनलेस इट बिकम्स अलाइव इन मी। मेरे अंदर जब तक कोई चीज जीवित नहीं है तब तक मेरे लिए वो सच नहीं हो सकती। साइंस एंड मैथ कैन नॉट रेगुलेट आवर लाइफ। साइंस और मैथ हमारी लाइफ को रेगुलेट नहीं करती, इसलिए मैं उनको नहीं मानता। द वैल्यूज एंड एथिक्स ऑफ लाइफ which are important are selected by personal interest of individual। एक जो इंडिविजुअल होता है वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के बेस पे एथिक्स और वैल्यूज को चूज करता है और वही एथिक्स और वैल्यूज उसकी लाइफ को रेगुलेट करती हैं। इसलिए वो क्या करता है, वो क्या कहलाता है, वो ऑथेंटिक बीइंग कहलाता है और वही उसके लिए सच होता है। मैथ्स और लाइफ उसकी लाइफ को रेगुलेट नहीं करते तो उसके लिए वो सच नहीं होना चाहिए। सब्जेक्टिव ट्रुथ डज नॉट नीड एनी प्रूफ फॉर इट ओनली इज रियलाइज्ड नॉट नोन। यानी कि जो सब्जेक्टिव ट्रुथ है उसको किसी भी प्रूफ की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इसको क्या करते हैं, इसको सिर्फ हम रियलाइज करते हैं, ना कि हम जानते हैं। हमें जानने की जरूरत नहीं है, हम खुद से अपने आप में रियलाइज कर लेते हैं कि क्या है, स्क्रीन पे क्या दिख रहा है मैं खुद से रियलाइज कर लूंगा, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थर्डली सब्जेक्टिविटी इज रिलेटेड टू फेथ एंड नॉट टू रीजन। यानी कि जो सब्जेक्टिविटी होती है उसका फेथ से रिलेशन होता है, उसका रीजन से कोई रिलेशन नहीं होता। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लॉजिक, इसको लॉजिक की जरूरत नहीं होती, लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती, सेंस डेटा या फिर फैक्ट की जरूरत भी नहीं होती। हमें जो लगता है वही लगता है और वही हमारे लिए सच है। हमें किसी भी प्रकार के लॉजिक की, रीजन की या फिर लैंग्वेज या फिर सेंस डेटा की जरूरत नहीं है, ऐसा एग्जिस्टेंशियलिस्ट कहते हैं। इट इज एज एक्सपीरियंस एज बाय इंडिविजुअल। ठीक है, ये वैसा ही होता है जैसा इंडिविजुअल इसको एक्सपीरियंस
करता है। नेक्स्ट सिकनेस अनटू डेथ, इसका क्या मतलब है देखते हैं। किरकेगार्ड क्या कहता है इसके बारे में। अकॉर्डिंग टू किरकेगार्ड, एग्जिस्टेंस इज दस अर्थली रियल्म मस्ट इनवेरिएबली लीड अ सेंसिटिव पर्सन टू डिस्पेयर, यानी कि इस तरीके से जो एग्जिस्टेंस है वो क्या है, अर्थली रियल्म है, यानी कि इसी धरती की चीज है, इसी पृथ्वी इसी लोक की चीज है, जिसमें जो इंडिविजुअल होता है वो क्या करता है, वो एक सेंसिटिव पर्सन होता है, वो सेंस करता है, चीजों को चूज करता है और डिस्पेयर की तरफ जाता है, ठीक है, लॉस ऑफ होप की तरफ जाता है। इट इज अ रिजल्ट ऑफ हैविंग टू मेक चॉइसेस ऑफ लास्टिंग सिग्निफिकेंस अमिड्स एथिकल डिलेमास एंड मॉरल कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि जब व्यक्ति अपने आप में मॉरल कॉन्फ्लिक्ट्स और के बीच में डिलेमा होता है, यानी कि एथिकल डिलेमा होता है, किसमें मॉरल कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, यानी कि जब इंसान फंस जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या मेरे लिए सही है क्या नहीं सही है, जब वो फंस जाता है ये चूज करने में, ये डिसाइड करने में, तो वो क्या करता है, कभी कभी गलत फैसले भी ले लेता है, ठीक है। वैसे तो कोई गलत या सही की कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है, सबकी पर्सनल डेफिनेशन है, लेकिन वही पर्सनल डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन इफ इट इज रॉन्ग देन इट लीड्स टू द डिस्पेयर, तो ये किसकी तरफ जाता है, उसके लिए गलत परिणामों की तरफ जाता है, जो उसको क्या देता है, लॉस ऑफ होप देता है, ठीक है। अ सब्जेक्टिव ट्रुथ मेक्स द इंडिविजुअल हु इज इन डिस्टिंक्शन फ्रॉम अदर्स, अब जो सब्जेक्टिव ट्रुथ होता है वो क्या होता है, वो एक इंडिविजुअल को दूसरों से अलग बनाता है, ठीक है। अनदर वे टू इंटरप्रेट सब्जेक्टिविटी इज द यूनिक रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो एक यूनिक रिलेशनशिप होता है किसमें, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में, उसी को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिविटी का तरीका, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो किरकेगार्ड है वो चॉइस की बात करता है कि हर व्यक्ति अपने आप में पर्सनल चॉइस बनाता है और उस पर्सनल चॉइस के बेस पे जो कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस इंसान की खुद की अपनी होती है, वो किसी और के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल सकता, तभी वो अपने आप में एक ऑथेंटिक बीइंग कहलाता है, नहीं तो वो इनऑथेंटिक बीइंग कहलाता है। In this total disillusionment, man makes a leap of faith. He makes a subjective commitment to an infinite God. और कभी कभी वो क्या करता है, इस टोटल डिसइल्यूजनमेंट में वो क्या करता है, वो लीप ऑफ फेथ बनाता है, लीप ऑफ फेथ बनाता है। He makes a subjective commitment to an infinite God. अब जो गॉड है वो कौन है, वो इनफाइनाइट है, लेकिन वो कमिटमेंट कैसा करता है, सब्जेक्टिव, ठीक है, प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ फेथ, किसके बेस पे, फेथ के बेस पे। दिस फेथ इन गॉड गिव्स हिम फुलफिलमेंट फाइनली, और यही जो उसका फेथ होता है वो उसको पूरी तरीके से क्या देता है, फुलफिलमेंट देता है। नेक्स्ट चॉइस एंड रिग्रेट आर हाईली इंपॉर्टेंट एथिकल कॉन्सेप्ट्स इन किरकेगार्ड्स फिलॉसफी, यानी कि चॉइस और रिग्रेट ये दो चीजें आप ध्यान रखना। आप चॉइस करते हो और उस चॉइस के बेस पे अगर कोई भी कॉन्सिक्वेंस निकलता है तो आपको उसके लिए रिग्रेट नहीं करना है, उसके लिए आपको क्या नहीं करना है, आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है, दूसरों के ऊपर नहीं डालना है। यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, किसका, सोरेन किरकेगार्ड का, ठीक है। सोरेन किरकेगार्ड की फिलॉसफी में आपको यह ध्यान रखना है कि वो किसकी बात करता है, चॉइस और रिग्रेट की, ठीक है। फॉर किरकेगार्ड ओनली एन independent and responsible choice of an individual who decides for himself can lead him to live a fully authentic life। वो ये कहता है कि जब इंडिविजुअल अपने आप में एक चॉइस करता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने आप में रहता है, तभी वो एक कौन होता है, वो ऑथेंटिक लाइफ को जीता है और वो एक ऑथेंटिक बीइंग कहलाता है, अदरवाइज ही इज कंसिडर्ड टू बी एन inauthentic being, ठीक है। A person cannot have a true personality when he escapes the burden of responsibility for his choices। एक व्यक्ति जब अपनी चॉइसेस के बेस पे मिली हुई जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता तो क्या होता है, तो वो इनऑथेंटिक बीइंग कहलाता है, वो ट्रू पर्सनालिटी नहीं होता। बट किरकेगार्ड आल्सो होल्ड्स दैट इफ समवन adopts a religious standpoint of faith, his free choices will always include regret। यानी कि एक जब किरकेगार्ड ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति रिलीजियस स्टैंड पॉइंट लेता है किसका, फेथ का, तो उसकी जो फ्री चॉइसेस होती हैं वो अपने आप में किसकी होती हैं, उसमें रिग्रेट भी होता है,
रिग्रेट भी होता है। रिग्रेट का मतलब ये है कि अगर आपके जो चॉइसेस के बेस पे जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं अगर वो गलत निकले तो उसमें आपको रिग्रेट होगा, अगर अच्छे होते हैं तो उसमें आपको क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, कंटेंटमेंट मिलता है। ठीक है, चलिए तो ये थी फिलॉसफी, एग्जिस्टेंशियलिज्म और सोरेन किरकेगार्ड की फिलॉसफी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड द क्वेश्चन नंबर 1 that has come in 2014 of 20 marks, 20 नंबर का ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये कहता है एक्सप्लेन किरकेगार्ड्स कॉन्सेप्ट ऑफ चॉइस। आप किरकेगार्ड का जो कॉन्सेप्ट ऑफ चॉइस है उसको आप समझाइए। इसमें आप समझा सकते हैं आराम से कि वो ये कहता है कि आपकी जो चॉइस है वो आपकी इंडिविजुअल चॉइस होनी चाहिए, जिसके ऊपर इफेक्ट नहीं होना चाहिए किसका, सोसाइटी का, लोगों का, स्टेट का या फिर कस्टम्स और ट्रेडिशंस का। आपकी खुद की चॉइस होनी चाहिए और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप खुद ही लेंगे। हाउ डज द कॉन्सेप्ट ऑफ चॉइस इन मेटा एथिक्स डिफर फ्रॉम नॉर्मेटिव एथिक्स। मेटा एथिक्स का मतलब होता है, मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, एथिक्स का मतलब होता है मॉरल्स, यानी कि जो मॉरल्स के बियॉन्ड जाके अगर आप अपने खुद के एथिक्स बनाते हो तो वो कहलाते हैं आपके मेटा एथिक्स। और जो नॉर्मेटिव एथिक्स होते हैं वो नॉर्म्स वाले एथिक्स होते हैं जो कि सोसाइटी ने या फिर जो आपके रिलीजन्स ने, कस्टम्स ने, आपके जो कम्युनिटी है, सोसाइटी है, जो आपका कंट्री है, स्टेट है, उसने आपको बना के दिए हैं। लेकिन दोनों में जो बेस्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, वो मेटा एथिक्स होते हैं। ऐसा कौन कहता है, एग्जिस्टेंशियलिज्म कहता है, जो आपने खुद से अपने लिए डिसाइड किए होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, ये आया था 2013 में 12.5 नंबर का। एनालाइज किरकेगार्ड्स कॉन्सेप्ट ऑफ चॉइस। इसमें आपको चॉइस के बारे में बताता है जैसे कि आपने पहले बताया था। कैन देयर बी इन हिज व्यू करेक्ट और इनकरेक्ट चॉइसेस। क्या उसके आधार पे उसके व्यू में करेक्ट और इनकरेक्ट चॉइसेस भी होती हैं। करेक्ट और इनकरेक्ट चॉइसेस के बारे में तो वो नहीं बताता, वो सिर्फ ये बताता है कि आपको सिर्फ चूज करना है। ठीक है, आपको सिर्फ चूज करना है और उस चॉइस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको खुद लेनी है, चाहे उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो रिग्रेट हो या फिर सेटिस्फेक्शन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये 2012 में आया था, 12 नंबर का क्वेश्चन। सोरेन किरकेगार्ड क्लेरिफाइज that the function of prayers is not to influence God but rather to change the nature of one who prays. Comment on this statement. सोरेन किरकेगार्ड ये कहता है कि जो प्रेयर्स का जो फंक्शन है वो गॉड को इन्फ्लुएंस नहीं करना है, बट रेदर टू चेंज द नेचर ऑफ वन हु प्रेज, बल्कि उसका खुद का नेचर चेंज करना है जो प्रे करता है। जैसा कि हमने अभी यहां पे पढ़ा था। ठीक है, कि अगर हम गॉड को प्रे करते हैं तो हम गॉड को प्रे नहीं कर रहे हैं, हम गॉड को खुश नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपने आप को खुश कर रहे हैं, बल्कि हम अपने आप के लिए वो प्रेयर कर रहे हैं, अपने नेचर में चेंज लाने के लिए वो प्रेयर करते हैं। ठीक है, अपने लिए करते हैं, यानी कि इंडिविजुअल अपने लिए करता है, दूसरों के लिए कभी भी कुछ भी नहीं करता। नेक्स्ट फोर्थ, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, यानी कि एग्जिस्टेंस पहले आता है और एसेंस जो है वो बाद में आता है। कॉग्निटिव अर्गो सुम का अपोजिट है, जैसा कि डेकार्ट ने कहा था। ठीक है, 2009 में ये 20 नंबर का क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, यानी कि एग्जिस्टेंस पहले आता है और एसेंस आपका, एसेंस यानी कि थिंकिंग। एसेंस का मतलब होता है थिंकिंग, जो थिंकिंग है वो बाद में आती है। ठीक है, मैं पहले हूं और मेरी थिंकिंग बाद में है। इस पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, 2003 में 20 नंबर का क्वेश्चन ये आया हुआ था। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स ऑन एग्जिस्टेंशियलिज्म यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। इफ यू वांट द पीडीएफ नोट्स यू कैन डाउनलोड डायरेक्टली फ्रॉम माय वेबसाइट, दैट इज www.darshanis.com। ठीक है, और इसके अलावा जो भी दूसरे टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए, अगर उन पे है तो वो आप देख सकते हैं, अगर नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं उनके लिए भी वीडियोस बना दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, अगर आपको नोट्स चाहिए पीडीएफ में मैं आपको सेंड कर दूंगा, लिंक दे दूंगा। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू, हैव अ गुड डे, गुड लक।